हेलो बच्चों, क्लास 10 फिजिक्स की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्रिटिकल एंगल कौन सा एक नया एंगल आ गया, आइए हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऊपर रेयरर मीडियम है और नीचे डेंसर मीडियम। अगर कोई भी लाइट रेज ऑब्लिकली इंटर करती है दूसरे मीडियम में, तो आपको पता है कि रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है। ओके, और यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये नॉर्मल है, ठीक। ये इंसिडेंट रे है। तो लाइट आपकी पता है रेयरर से जब डेंसर में जाती है तो टूवर्ड नॉर्मल बेंट हो जाती है, मतलब नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है। उसको जाना चाहिए था इस तरह सीधे, बट ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है, ठीक। अच्छा, अगर मान लीजिए लाइट रेज आपकी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही हो, डेंसर से रेयरर में जा रही हो, तब क्या होगा? इस केस में अगर लाइट रेज आपकी ओब्लिकली डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही होती है तो हम इस पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और हम लोग जानते हैं कि ये नॉर्मल से दूर चला जाता है, नॉर्मल से दूर हट जाता है। ये नॉर्मल है, इससे बहुत दूर, इसको जाना चाहिए था इस रास्ते से, बट ये दूर चला जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये टूवर्ड नॉर्मल हो जाता है, ठीक। ओके, तो इस केस को भी छोड़ दीजिए, हम पहले इस केस के बारे में समझते हैं। अच्छा, ये एंगल आपका होता है इंसिडेंट एंगल, ये आपका होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। हम लोग जानते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है इंसिडेंट एंगल से बड़ा होगा इस केस में। देखिए, रिफ्लेक्टेड एंगल बड़ा है इंसिडेंट एंगल से, है ना। ओके, अगर हम कहीं इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करें, इंसिडेंट एंगल को अगर हम इंक्रीज करें तो क्या होगा? अगर हम इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं तो देखिए, यहाँ पे अगर हमने इंक्रीज करके इतना एंगल कर दिया तो ये थोड़ा सा और ऊपर उठ जाएगा। ऐसा देखा गया है कि जब हम इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करते हैं तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी बढ़ता है। ये जो एंगल है ये भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक। और इंक्रीज कर दें, और इंक्रीज कर दें तो ये क्या होगा? इसके इंटरफेस पर आ जाएगा, इसके इंटरफेस पर। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये इसके इंटरफेस पे ऊपर, जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज करते हैं एंगल को, इंसिडेंट एंगल को, वैसे वैसे रिफ्रैक्टेड एंगल भी इंक्रीज होती है। और एक सिचुएशन ऐसा आता है जब ये रिफ्रैक्टेड रे जो है ये इसके इंटरफेस पर आ जाए, ठीक है। इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस, ग्रेजिंग इमर्जेंस, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। जब लाइट रेज आपकी जो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज है वो इसके इंटरफेस से होकर जाए। ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया है, ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल, ये लाइन ये इंडिकेट कर रहा है कि वो दोनों कहाँ से सेपरेट हो रहे हैं। जो दोनों मीडियम है आपका, जैसे ऊपर एयर है, नीचे आपका क्या है? कोई अगर दूसरा मीडियम है, मान लीजिए ग्लास है, क्योंकि ऊपर सॉरी यहाँ पे ऊपर डेंसर मीडियम है तो हमने मान लिया ऊपर ग्लास है, नीचे एयर है। तो दोनों मीडियम के बीच में ऐसी एक पतली सी परत तो होगी ही जो दोनों को अलग कर रही होगी। ऐसा एक इमेजिनरी लेयर होती है, ठीक है। ऐसा मानते हैं कि जैसे मान लीजिए ये सरफेस आपका बोर्ड का दिखाई दे रहा है और इसके जस्ट ऊपर एयर है, यहाँ चारों तरफ तो एयर है ना, तो एयर और इस सरफेस के बीच में एक पतली सी लेयर ऐसी है जो दोनों को क्या कर रही है? अलग कर रही है। तो वो ये इमेजिनरी एक लेयर है, ठीक। तो लाइट रेज जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल भी बढ़ता है, और एक सिचुएशन ऐसा आता है जब रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो इसके इंटरफेस पे आ जाती है। ऐसे फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस, ग्रेजिंग इमर्जेंस, ठीक। तो जिस पार्टिकुलर एंगल पर that particular of angle of incidence, that particular angle of incidence, that particular angle of incidence at which the refracted angle become 90 degree, known as critical angle, critical एंगल।
ये क्रिटिकल एंगल क्या होती है, जैसे जैसे हम लोग इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ता है। और एक सिचुएशन ऐसा आता है जब ये जो रेज है ये इसके सरफेस पे इस तरह से आ जाए, तो उस समय आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी इस तरह से। ऐसे लाइट को हमने इनसे इंसिडेंट किया आई पर, तो यहाँ पे आपकी रेज इस पे आ गई, तो इस बार आर की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री हो गई। आर की वैल्यू 90 डिग्री हो गई या नहीं हो गई, देखिए हो गई ना, क्योंकि नॉर्मल से हम लोग, ये नॉर्मल है, इससे हम लोग एंगल लेते हैं तो आर की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। तो इस इंसिडेंट एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ये जो इंसिडेंट एंगल है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्योंकि हमने जब इसी को चेंज किया तभी तो ये वैल्यू 90 हुई। तो इसी इंसिडेंट एंगल को ही हम लोग बोलते हैं, इसी इंसिडेंट एंगल को ही क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक, क्रिटिकल एंगल पर रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाता है। ओके, समझ में आया? तो ये है क्रिटिकल एंगल। आपको समझ में आ गया होगा क्रिटिकल एंगल क्या होती है। ठीक, इसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं, सी से। क्रिटिकल एंगल किससे डिनोट करते हैं, सी से। ओके, अच्छा, अब इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट करने का ये तरीका है कि मान लीजिए आपका ऊपर डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम में तो ये ग्लास हो गया, और नीचे मान लेते हैं हम लोग एयर है। तो लाइट आपकी ग्लास से कहाँ आ रही थी, एयर में आ रही थी। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, ये फिनोमिना जो क्रिटिकल एंगल का है, ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब लाइट रेज आपकी डेंसर से रेयरर में जा रही हो। रेयरर से डेंसर में ऐसा नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि आपको पता है ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, तो ये आपका आर की वैल्यू 90 हो ही नहीं सकता है कभी भी। ये 0 हो सकता है, आर की वैल्यू 90 नहीं हो सकता है। और 0 कब होता है आपको पता है? जब परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है लाइट रेज, तब ये रिफ्रैक्टेड एंगल आपका 0 हो जाता है। तो आपको पता ही है, जब आई की वैल्यू 0 होगी तो आर की वैल्यू 0 हो ही जाएगी इस केस में। लेकिन इस केस में ये 90 हो जाता है। ठीक, इस केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये उस तरफ भग रहा है, इधर नहीं भग रहा है। ठीक, अच्छा, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? मान लीजिए ये ग्लास है, ऊपर का मीडियम और नीचे का मीडियम एयर है। तो लाइट हमारी कहाँ से कहाँ जा रही थी, ग्लास से जा रही थी एयर में। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। आपको पता है स्नेल्स लॉ, हमने यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दिया। ठीक, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ ये तो कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है सेकेंड मीडियम का, वो साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल होता है। तो इस केस में जो आई है आपका, आई वो तो आप सी हो गया है। एट जो हम क्रिटिकल एंगल कंडीशन लगाएंगे तो क्या होगा, इस बार जो आपका इंसिडेंट एंगल है वो जब क्रिटिकल एंगल हो जाता है तो आपका रिफ्रैक्टेड एंगल जो होगा आर जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जब आई आपका सी होगा तो आर आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और इधर क्या है, ग्लास से जा रही थी लाइट एयर में। लाइट कहाँ से जा रही थी, ग्लास से एयर में जा रही थी ना, मतलब डेंसर से रेयरर में जा रही थी। ठीक, ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन सी अपॉन साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, जी एन ए। और यहाँ से जी एन ए इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन सी। जी एन ए इज इक्वल टू साइन सी। ठीक है, अच्छा, अब जी एन ए को हम लोग 1 अपॉन ए एन जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें, जी एन ए जो होता है, जी एन ए होता है 1 अपॉन ए एन जी। हम लोग रिवर्सिबिलिटी में पढ़े थे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में लोग पढ़ चुके हैं। जी एन ए जो होता है वो 1 अपॉन ए एन जी होता है। ठीक, तो हम जी एन ए के लिए यहाँ पे 1 अपॉन ए एन जी अगर करते हैं तो 1 अपॉन ए एन जी इज इक्वल टू साइन सी। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए एन जी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इस तरह से कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा ए एन जी इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। ठीक, इसको मैंने पलट दिया, ए एन जी को ऊपर ले आए, यहाँ पे ऊपर था तो 1 ऊपर चला गया, साइन सी नीचे आ गया, ए एन जी ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। ठीक, तो ए एन जी इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी हो गया। यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास का वो 1 अपॉन साइन सी के इक्वल होता है। किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। एयर के रिस्पेक्ट में जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1 अपॉन साइन सी था। इट इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। ये क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये रिलेशन है। ठीक, अगर आपको किसी जिस मीडियम से आ रही हो, जिस डेंसर मीडियम से लाइट आ रही होती है, उसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है एयर के रिस्पेक्ट में
ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, मान लीजिए कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे लिखते हैं हम लोग? n से। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो आपको पता करना है ग्लास का क्रिटिकल एंगल क्या होगा, मतलब किस एंगल पे हम उसको अगर इंसिडेंट करते हैं लाइट, तो वो रिफ्लेक्टेड एंगल को 90 डिग्री कर देगा। तो आपको पता है सिंपल सा फॉर्मूला, ANG इज इक्वल टू 1/sin c। ANG की वैल्यू है 1.5 और इज इक्वल टू 1/sin c। sin c को ऊपर ले जाइए और 1.5 को नीचे ले आइए, तो 1/1.5। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, इसको आप काट देंगे तो हो जाएगा 5 × 10 5 × 15। यहाँ से c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन को हम इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2/3। ठीक, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 2/3। तो इस तरह से आप तो क्रिटिकल एंगल पता कर सकते हैं अगर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है। देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। हम लोग क्रिटिकल एंगल के बारे में पढ़ चुके हैं कि इंसिडेंट एंगल को अगर हम बढ़ाते हैं तो एक सिचुएशन ऐसा आता है जब रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाता है, वही इंसिडेंट एंगल आपका क्रिटिकल एंगल होता है। ठीक, अच्छा अगर मान लीजिए हम क्रिटिकल एंगल से और एंगल को बढ़ा दें, सर आप तो सोच रहे होंगे सर कितना एंगल बढ़ाएंगे। देखिए अगर मान लीजिए ये आपका क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल C है, ठीक है, तो आपको पता है कि लाइट रेज आपकी यहाँ से रिफ्लेक्टेड होगी। लाइट अगर आप यहाँ से इंसिडेंट इस तरह से कर रहे हैं तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से जाएगी। अगर आप क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट करते हैं तब, अच्छा ठीक है, अगर मान लीजिए क्रिटिकल एंगल से भी एंगल हम और बढ़ाएं तब क्या होगा। मान लीजिए हम एंगल को यहाँ इतना कर दिए, मतलब क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल पे अगर हम लाइट को इंसिडेंट करें तब तो ये ऐसे जाने लगेगा। ये आपका डेंसर मीडियम है ऊपर और नीचे क्या है, रेयरर मीडियम। आपको बता चुके हैं बार बार कि ये डेंसर से जब रेयरर में लाइट जाएगी तभी ऐसा सिचुएशन होगा। ओके, तो अगर हम क्रिटिकल एंगल से, ध्यान दीजिएगा, अगर क्रिटिकल एंगल से भी और एंगल बढ़ा करके लाइट इंसिडेंट करें तब क्या होगा, तब ये रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होने लगेगा। देखिए लाइट ऐसे आई इस तरह से जा रही है, लाइट इस तरह से आई इस तरह से जा रही है, ये तो रिफ्लेक्शन है ना। लाइट इस तरह से आई ऐसे चली गई, तो ये कौन सा फिनोमेना है, ये तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। ओके, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब हम लोग व्हेन लाइट इंसिडेंट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जब लाइट आपका क्रिटिकल एंगल से अधिक एंगल पे इंसिडेंट हो तो इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, रिफ्रैक्शन के जगह पर रिफ्लेक्शन होने लगता है। ठीक है, यहाँ रिफ्रैक्शन अब नहीं हो रहा है, लाइट नीचे नहीं आ रही है, बल्कि जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में वापस लौट रही है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, सॉरी रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, अच्छा इसका नाम टोटल क्यों रखा गया, ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग रिफ्लेक्शन करा रहे थे, रिफ्लेक्शन हम लोग जब बहुत पहले पढ़े थे, जब यहाँ मिरर हुआ करता था, तो जब लाइट इंसिडेंट होती थी तो इस तरह से चली जाती थी, तो इस सिचुएशन में यहाँ पे कुछ ना कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जा रही थी। ठीक है, मतलब अगर 100% लाइट आप इंसिडेंट कर रहे हो तो यहाँ से 95% ही जा रही थी, 5% लगभग ऑब्जर्व हो जाती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में 100% लाइट आपकी क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक, अगर आपका यहाँ पे रेयरर मीडियम है, यहाँ पे डेंसर मीडियम है, और आप लाइट को क्रिटिकल एंगल से अधिक एंगल पे जो आप इंसिडेंट कर रहे हो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा होना चाहिए, आई की वैल्यू C से भी ज्यादा होनी चाहिए, तब उस केस में जो रिफ्लेक्शन होगा वो 100% होता है। मतलब उस केस में आपकी लाइट जो होती है वो एब्जॉर्ब नहीं होती है। ठीक, अगर आप 100% लाइट इंसिडेंट कर रहे हो तो 100% लाइट ही आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, समझ में आया। तो ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके लिए कंडीशंस क्या क्या है, कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
देखिए इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, इंटरनल का मतलब कि ऐसे आया और अंदर, जैसे जहां से आया तो वहीं पे चला गया, बाहर में दूसरे मीडियम में नहीं आया, जहां से आया तो उसी मीडियम में जा रहा है, तो उसके मतलब इंटरनल अंदर ही हो रहा है। ओके, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस तरह से हो रहा है रिफ्लेक्शन, तो इसे हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल। टोटल मतलब कि पूरा का पूरा आपका लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, ओके, और अंदर ही हो जाता है, बाहर इस तरफ नहीं आता है। ठीक, तो इसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके लिए दो कंडीशन थी। पहले कंडीशन ये कि जो एंगल इंसिडेंट होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये कि लाइट आपकी डेंसर से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए। कहाँ जानी चाहिए? डेंसर से रेयरर मीडियम में, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आया? तो ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आइए एक दो न्यूमेरिकल करते हैं और फिर इसके बाद हम लोग इसके एप्लीकेशंस के बारे में समझेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको रेस की पाथ को कंप्लीट करना है, कंप्लीट द पाथ ऑफ रेस, पाथ ऑफ रे, यहाँ रे के पाथ को कंप्लीट करना है। मान लीजिए लाइट आपकी यहाँ से इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, ऐसे 42 डिग्री पर, 42 डिग्री पर लाइट इंसिडेंट हो रही है और ये पूरा का पूरा ग्लास है, ग्लास है। और याद रखिएगा इसका जो क्रिटिकल एंगल है, इस ग्लास का क्रिटिकल एंगल जो है वो 42 डिग्री है, गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, गिवन है कि इस ग्लास का पूरा एक ग्लास है, ठीक है, और ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है। और याद, इसको आपको पूरा का पूरा ये जो रे दिखाई दे रहा है जो इसे जा रही है, इसकी पाथ को बताना है कि किस तरफ जाएगी। कह रहे हैं सर ये तो आप बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए, 42 डिग्री पे आ रही है, क्रिटिकल एंगल है तो सरफेस से होकर चली जाएगी। गलत, बिल्कुल गलत। पहले सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे। अब ये एंगल आपका इंसिडेंट एंगल नहीं है। इंसिडेंट एंगल क्या होती है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। अगर ये 42 है तो कितना हो जाएगा? 48। ये 42 है तो कितना हो जाएगा? 48। ये पूरा 90 डिग्री है ना, तो ये 42 है तो ये 48। ओके, अब इंसिडेंट एंगल आपका कितना है? 48, यानी कि ये तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है। क्रिटिकल एंगल 42 है और इंसिडेंट कितने एंगल पे हो रहा है? 48 पे। तो यहाँ क्या होगा? रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन? गुड, रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो ये लाइट आपकी इस तरह से, ये आप रिफ्लेक्शन का पूरा लॉ फॉलो करेगा, मतलब I = R। ठीक है, तो ये 48 है तो ये 48 पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, और रिफ्लेक्ट होकर के इस तरह से यहाँ आएगा। ठीक, अब जब यहाँ आएगा तो इस पर आने के बाद अभी कितना एंगल बनाएगा आपको पता ही है, कितना एंगल बनाएगा? देखिए 48 है तो ये कितना एंगल होगा? 48। ठीक, अब आप क्या करोगे, लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है तो आप पहले नॉर्मल ड्रॉ करोगे। देखिए नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। अब ये 40, क्यों ये 48 है तो 48 क्यों होगा? क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये लाइन के पैरेलल है, तो ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल। ऐसे ये एंगल इस एंगल के इक्वल होते हैं। ठीक, तो ये 48 है तो ये 48 होगा। तो ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया। बिना नॉर्मल के आप इंसिडेंट एंगल नहीं पता कर सकते हो, तो नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया। आप देखिए लाइट ऐसे आ रही थी तो ये इंसिडेंट एंगल कितना हो गया? ये 42 डिग्री होगा, क्योंकि ये 48 तो ये 42, क्योंकि इन दोनों का सम 90 हो जाएगा। ठीक, अब लाइट कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही है? 42 पे हो रही है। तो अब 42 पे हो रही है यानी कि क्रिटिकल एंगल पे हो रही है। कितने एंगल पे हो रही है? क्रिटिकल एंगल पे। तो ये लाइट आपकी इस तरह से आगे बढ़ी, ऐसे सरफेस पे। जब आपको पता है ना क्रिटिकल एंगल पे अगर लाइट इंसिडेंट होती है तो वो सरफेस से ही होकर जाती है, इसके सरफेस से होकर जाती है। ठीक, क्रिटिकल एंगल पे अगर लाइट इंसिडेंट होती है, देखिए लाइट क्रिटिकल एंगल पे हो रही है, तो इस तरह से हमने रे की पाथ को बताया। ठीक, एक आप खुद से करके बताएंगे। मान लीजिए ये एंगल 45 डिग्री है और ये एंगल 45 डिग्री है और ये है 90 डिग्री। लाइट आपकी इस तरह से नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, इस तरह से।
पॉज करके वीडियो इसका पार्ट कंप्लीट कीजिए, इसका पार्ट कंप्लीट कीजिए। रे कैसे कैसे जाएगी, वीडियो पॉज करके कीजिए। देखिए अब हम बताते हैं। लाइट आपकी अगर नॉर्मली इंसिडेंट होती है किस सरफेस पे तो सीधा निकल जाती है, आपको पता है, क्योंकि यहाँ इंसिडेंट एंगल 0 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 डिग्री ही होगा। ठीक, तो लाइट आपकी इस तरह सीधे निकल जाएगी ऐसे। ओके, पता है ना कि अगर सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो लाइट सीधे चली जाती है, ये बता चुके हैं पिछले वीडियो में। ओके, तो ये 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये भी 90 होगा और ये एंगल कितना हो जाएगा 45, क्योंकि 90, 40 और 45 ये सम ऑफ 3 एंगल इज 180। ठीक है, तो यहाँ से 45 हो जाएगा, क्योंकि 45 45 90 और ये 90 180। अच्छा, अभी आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे इस तरह से ना। नॉर्मल हमेशा सरफेस, ये सरफेस है ना, ये सरफेस, इस सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये 45 यानी कि लाइट कितने पे इंसिडेंट हो रही है 45 डिग्री पे। सॉरी, इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो भी 42 डिग्री है, इसका क्रिटिकल एंगल है 42 डिग्री है। तो अब देखिए लाइट तो इंसिडेंट हो रही है आपकी 45 डिग्री पे, यानी कि यहाँ रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा, गुड, रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा ऐसे, 45 डिग्री पे इंसिडेंट हुई थी तो 45 डिग्री पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, और लाइट आपकी ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी, तो ये 45 है और ये 45 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी आपका एंगल 45 ही हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये 45 तो ये 45, तो ये 45 तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री पे लाइट आ रही है तो आपको पता है कि कैसे जाएगी, सीधे जाएगी। ठीक, इस तरह से लाइट आपकी नीचे चली जाएगी। ये एक ग्लास है तो इसे हम लोग एक प्रिज्म भी बोलते हैं, प्रिज्म, और इस प्रिज्म को हम लोग बोलते हैं टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ठीक है, इसे बोलते हैं टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्रिटिकल एंगल था 42 डिग्री, इंसिडेंट हो रहा है 45 डिग्री पे, तो यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्शन हो गया। ये ग्लास है, ये ग्लास ही था और ग्लास है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक, तो इस तरह से आप रेस के पाथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्रिटिकल एंगल से अधिक एंगल पे इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल पर होगा तो जो रिफ्लेक्टेड रे हो सरफेस से होकर जाएगा। ओके, अच्छा, अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं आइए समझते हैं। एप्लीकेशन ऑफ TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन, मतलब अनुप्रयोग। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो अनुप्रयोग इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड मतलब हीरे का चमकना। हीरा चमकता है, आप लोग देखे हैं ना। ओके, तो हीरा क्यों चमकता है, हीरा क्यों चमकता है, यस, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये कार्ड चमकता है। ठीक है, कैसे, हीरे के अंदर अपनी कोई चमक नहीं होती है। ठीक है, उसको इस तरह से तराशा जाता है कि वहां पे अंदर ही अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। जैसे मान लीजिए हीरा ये है, इस तरह से हीरा ये आपका मान लीजिए है एक, अब इसको इस तरह से तराशा जाता है कि अगर लाइट इसमें इंसिडेंट हो, इंसिडेंट एक बार हो गई तो इंसिडेंट होने के बाद लाइट मान लीजिए परपेंडिकुलर या किसी एंगल पे इंसिडेंट हुई, अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन होकर के अंदर चली आई। अब जो अंदर आ गई तो अंदर आने के बाद यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रा किया तो ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड हो सके, इस तरह से आई यहाँ पे। अब इसके सरफेस को इस तरह से बनाया जाता है, ये जो सरफेस है इस तरह तराशा जाता है कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हो जाए। ठीक है, इस हीरे की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो होती है 2.42, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत अधिक होती है, और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होती है उसका क्रिटिकल एंगल कम होता है। आप लोग पढ़ चुके हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है 1/sin c। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1/sin c। तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होती है उसका क्रिटिकल एंगल कम, जिससे क्रिटिकल एंगल अधिक उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत अधिक होता है हीरे का। ठीक,
हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 2.42 होता है, इस वजह से इसका क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री ही होता है। क्रिटिकल एंगल कितना होता है? 24 डिग्री। तो जब लाइट यहाँ पे 24 डिग्री से अधिक पे इंसिडेंट होती है, मान लीजिए 30 डिग्री पे इंसिडेंट हो, यहाँ रिफ्लेक्शन होगा इस तरह से, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन, इस तरह से रिफ्लेक्शन होकर के चारों तरफ पूरा का पूरा लाइट रेज आपकी चारों तरफ के सरफेस पे फैल जाती है और वो लाइट रेज बाहर नहीं निकल पाती है। एक बार लाइट रेज अंदर चली गई तो बाहर नहीं निकल पाती है, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन होता रहेगा, रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, लाइट एक बार अंदर आ गई तो बाहर निकलेगी ही नहीं, ठीक। और इस तरह से आपका हीरा चमकता रहता है। ओके, तो हीरा, अब आप लोग समझ गए होंगे, अरे सर हम तो पहले जानते ही थे हीरा, तो हीरे में सोचिए इतनी ज्यादा चमक होती है? नहीं, हीरे में अपनी कोई चमक नहीं होती है, वो लाइट के कारण होती है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होती है। इसको इस तरह से तराशा जाता है कि लाइट रेज एक बार अगर अंदर आ गई तो बाहर नहीं जाएगी, हमेशा क्रिटिकल एंगल से अधिक एंगल पे ही इंसिडेंट होती है, ठीक। इस वजह से यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये अंदर अंदर होता रहता है, ठीक। अब सेकेंड एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप लोग देखिए हो कभी कभी जब कांच टूट जाती है, जैसे कहीं पत्थर है किसी आपके बगल में शर्मा जी का, और उस पर आपने पत्थर मारा, पत्थर मारने पे अगर मान लीजिए थोड़ा सा क्रैक हो जाता है, तो क्रैक होने पर वो चमकता है, जब लाइट उस पर पड़ती है तो चमकता है। कभी ऐसा आपने देखा है? यस। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जानते हैं, जब वो क्रैक होती है तो उसके अंदर एयर भर जाती है, और ऊपर से क्या होती है? ग्लास। अंदर एयर भर जाए, क्रैक होने के बाद अंदर एयर भर जाती है, ऊपर से होती है ग्लास। जब लाइट क्रिटिकल एंगल से अधिक एंगल पे इंसिडेंट होती है तो वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है, जिस वजह से वो चमकती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेकंड हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। ऑप्टिकल फाइबर, ये ऑप्टिकल फाइबर क्या है? बहुत ही यूजफुल थिंग है ऑप्टिकल फाइबर। आप लोग जो फोन में टेलीकम्युनिकेशन में जो आपके यहाँ से वायर, ब्रॉडबैंड वायर जो आती है वायर, वो होती है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। इसका यूज, ऑप्टिकल फाइबर का यूज सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है, और ये बहुत तेजी से होता है, जीरो एनर्जी लॉस करके। एनर्जी बिल्कुल लॉस नहीं करता है। ये ऑप्टिकल फाइबर कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से दो लेयर होती है इनके बीच में। इस ऊपर वाले लेयर को बोलते हैं क्लैडिंग, और अंदर की लेयर को बोलते हैं कोर। देखिए, अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अधिक होता है, लगभग 1.7 होता है, और बाहर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.5 लगभग होता है। मतलब ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक, ठीक। तो जब इस पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल पड़ती है या कोई भी वेव इसके अंदर जब पड़ती है तो इस तरह से पड़ती है कि इसको इस तरह से बनाया जाता है, इसको, इस फाइबर को अंदर से इस तरह से बनाया जाता है कि जब भी इस पे लाइट इंसिडेंट हो तो क्रिटिकल एंगल से हमेशा ज्यादा हो, क्रिटिकल एंगल से हमेशा क्या हो? अधिक हो। लाइट इस तरह से इंसिडेंट होती है कि हमेशा क्रिटिकल एंगल से अधिक हो, और यहाँ पे कई बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और बिना एनर्जी लॉस हुए सिग्नल तेजी से, लाइट की स्पीड चलती है। ये किसकी स्पीड चलती है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट होती है। आप सोच रहे होंगे सर इलेक्ट्रिक सिग्नल को किस तरह से वो पहले वेव में कन्वर्ट करता है? तो एक ट्रांसड्यूसर होती है, एक डिवाइस होती है ट्रांसड्यूसर, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भी वो लाइट और वेव में कन्वर्ट कर देता है, और जब वेव में कन्वर्ट कर देगा तो लाइट एक वेव है ही, तो वेव के फॉर्म में इस तरह से ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। इसको इस तरह से अंदर बनाया जाता है, इस तरह से अंदर डिजाइन किया जाता है कि हमेशा जो लाइट इंसिडेंट होती है वो क्रिटिकल एंगल से अधिक पे होती है, इस वजह से हमेशा रिफ्लेक्शन होता है। और पता है आपको यहाँ पे 100% रिफ्लेक्शन होती है, 100% रिफ्लेक्शन होती है, इसमें लॉस बिल्कुल भी नहीं होता है। इस वजह से लाइट आपकी बहुत तेजी से
दूसरे जगह तक पहुंच जाती है जहां तक आपको ले जाना होता है। इसमें ऑडियो सिग्नल, वीडियो सिग्नल, बहुत सारे सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, सारे सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक, तो ये है ऑप्टिकल फाइबर। समझ में आया? टेलीकम्युनिकेशन में इसका यूज होता है। साउंड आप यहाँ से बोलेंगे, जल्दी से वहाँ पे बहुत तेजी से पहुँच जाता है। जो फोन टेलीफोन आपके घर में लगी होती है वो भी ऑप्टिकल फाइबर की होती है। ठीक, अच्छा, अब एक हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट और एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, देखिए कभी आपने ऐसा देखा है कि बहुत गर्मी हो और सड़क पे धूप बहुत तेजी से पड़ रही हो और दूर से देखने में सड़क पर पानी पानी दिखाई दे? ऐसा कभी आपने देखा है? यस, बहुत बार आप देखे होंगे कि रोड पर पानी ही पानी दिखाई देती है, जबकि जब वहां हम पहुंचते हैं तो वो ऐसा कुछ नहीं रहता है। एक इल्यूजन होती है, एक भ्रम होती है। इसी भ्रम को हम लोग बोलते हैं मिराज। ऐसे ही क्या होता है रेगिस्तानों में भी, फॉर्मेशन ऑफ मिराज। इसे हिंदी में बोलते हैं मरीचिका। मिराज को हिंदी में बोलते हैं मरीचिका। ये एक इल्यूजन होती है जो हम देखते हैं चारों तरफ पानी ही पानी फैला हो। ठीक है, ऐसा हम लोग गर्मियों के समय में बहुत ही जब हॉट मौसम हो तब हम लोग देखते हैं कि रोड पे जब सनरेज पड़ती है तो चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। ऐसे ही डिजर्ट्स में भी मान लीजिए आप राजस्थान घूमने चले गए और वहाँ पे क्या है कि एक पेड़ खड़ा है, इस तरह से ये पेड़ है, ठीक, और एक आदमी यहाँ पे है। ये आदमी इस पेड़ को जब देख रहा है तो क्या होता है, गर्मियों के समय हॉट समय में क्या होती है, मान लीजिए हवा की लेयर है, ये हवा की लेयर हमने बना दिया इस तरह से। क्या होती है कि जो नीचे की सबसे नीचे की जो ग्राउंड पे जो एयर होती है वो बहुत ही हॉट होती है, बहुत ही गर्म होती है। ठीक है, जो सबसे ग्राउंड पे ये मान समझिए ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और एक हवा की लेयर है, ये सब लेयर है। ठीक है, तो ग्राउंड पे क्या होती है, ग्राउंड पे जो हवा की लेयर होती है बहुत अधिक गर्म होती है। जैसे जैसे नीचे हम लोग आते हैं वैसे वैसे हवा की लेयर गर्म हो जाती है। ठीक है, ये जो ग्राउंड की लेयर होती है इज हॉटर देन अबव लेयर्स, ये ऊपर वाले लेयर से ज्यादा हॉटर होती है। ठीक है, तो जो एयर ज्यादा हॉटर होती है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। तो यहाँ पे ये जो मीडियम होता है रेयरर होने लगता है। कैसा होता है? रेयरर होता है ऊपर के रिस्पेक्ट में। ऊपर का मीडियम जो होता है वो डेंसर होता है और नीचे का जो जैसे से आप नीचे आते हो, जैसे से नीचे आते हो वैसे मीडियम आपकी रेयरर हो जाती है। कैसे हो जाती है? एकदम रेयरर। ऐसा आपने पानी उबलते हुए देखे होंगे कि जब नीचे की पानी गर्म हो जाती है तो ऊपर उठती है। कभी आपने देखा है जब पानी आप उबालते हो तो नीचे की पानी जब गर्म हो जाती है तो ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर की पानी नीचे आती है। ऐसे एयर के भी केस में होता है, जब नीचे की एयर गर्म हो जाती है तो वो ऊपर उड़ने लगती है। तो नीचे क्या होता है? रेयर होता है, ऊपर क्या होती है? डेंसर होती है। आप लोग याद रखेंगे, नीचे की लेयर ज़्यादा गर्म होती है और यहाँ पे ये रेयर मीडियम होती है। टेम्परेचर बढ़ने पे उनकी डेंसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। तो ये रेयर होता है, डेंसर होता है। ठीक तो ये जो लाइट रेज है, जब ये लाइट रेज सरफेस पे यहाँ पे एयर के लेयर में पड़ती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? डेंसर और नीचे रेयर है तो क्या होगा? ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। इस तरह से नॉर्मल से चला जाए, थोड़ा सा दूर हो जाएगा। फिर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल से आना चाहिए था, ये थोड़ा दूर और हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दूर और हट जाएगा। फिर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, फिर ये डायरेक्ट कैसे जाना चाहिए था लेकिन और दूर हो गया। तो देखिए इस बार इंसिडेंट एंगल लगातार आपका बढ़ता चला जा रहा है। देखिए इंसिडेंट एंगल पहले कम था, फिर और थोड़ा बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर यहाँ देखिए और बढ़ गया। तो इंसिडेंट एंगल लगातार बढ़ती चली जाती है और एक सिचुएशन ऐसा आता है जब इंसिडेंट एंगल आपकी क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो जाती है। इंसिडेंट एंगल क्या होती है? क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो जाती है और तब क्या होता है? रिफ्लेक्शन होने लगता है। क्या होने लगता है? रिफ्लेक्शन। इस तरह से रिफ्लेक्शन। ये देखिए आप, ये यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल होगी। ये जो एंगल है आई, अब वो सी से भी बड़ा है। यहाँ पे आई छोटा था, यहाँ आई थोड़ी और बड़ी, यहाँ थोड़ी और बड़ी। देखिए आई थोड़ी बड़ी होती चली जा रही है। यहाँ पे पहले थोड़ा सा और ये झुका, फिर थोड़ा सा और ये और अवे फ्रॉम द नॉर्मल ज्यादा हो गया, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल और ज्यादा हो गया। तो इस तरह से आई की वैल्यू लगातार बढ़ती जाती है। ठीक, और एक सिचुएशन ऐसा आता है जब वो सी से भी बड़ी हो जाती है तो उस केस में रिफ्लेक्शन हो लगती है। ठीक, तो जब यहाँ पे आदमी जब कोई खड़ा होता है
जब वो पेड़ को देखता है तो उसको पेड़ नीचे की तरफ भी इस तरह से यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। इस तरह से वो पेड़ उल्टा दिखाई देता है। वो तो वो समझता है कि इसकी इमेज तो नीचे बन रही है, इसके मतलब यहाँ पे पानी है, तो उसको चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है, ठीक। और उसको पेड़ का नीचे इमेज दिखाई देता है उल्टा। जैसे अगर पेड़ ऐसी खड़ी हुई है तो उसको इस तरह से उल्टा दिखाई देती है, ठीक। देखिए इस तरह से उल्टा दिखाई देती है। इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं मिराज। और उसको ऐसा इल्यूजन होती है कि ये चारों तरफ यहाँ पानी पानी फैला हुआ है, ठीक। ऐसा हॉटर समय में जब बहुत गर्मी होती है तो ऐसा होता है, ठीक। समझ में आ रहा है बात? ओके, तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ मिराज। मिराज किस तरह से बनता है? जैसे क्रिटिकल एंगल से अगर अधिक एंगल पे लाइट इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्शन होगा, तो उसको ये पेड़ जो कि उल्टा दिखाई देती है, मतलब उसको इमेज दिखाई देने लगता है। तो इमेज कैसे बनेगी? इमेज जब पानी रहेगा या कोई और चीज रहेगी तब तो इमेज उसको नीचे दिखाई देगी। तो उसको ऐसा भ्रम होता है कि यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है इसकी ग्राउंड पे, ठीक। समझ में आया? ओके, तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।